वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट यानी केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण। अब मुद्रा पूर्ति केंद्रीय बैंक कैसे करता है? साख नियंत्रण के द्वारा ये मुद्रा पूर्ति का काम करता है। तो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है? साख मतलब कि जो दिया जाता है व्यापारिक बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को, साख क्रिएट किया जाता है यानी ऋण जो दिया जाता है, उस पर कैसे नियंत्रण केंद्रीय बैंक का होगा, उसके क्या तरीके हैं? केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के द्वारा साख राशनिंग को हम दो भागों में देखते हैं बांटकर। पहला तो है परिमाणात्मक या मात्रात्मक। ये मात्रा से रिलेटेड है कि साख की मात्रा को यहाँ कम किया जाता है। और चयनात्मक या गुणात्मक यानी कि यहाँ साख को किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि नैतिक प्रभाव के द्वारा या तो राशनिंग के द्वारा, आवश्यकता को निर्धारित करने के द्वारा, यानी गुणात्मक रूप से और चयनात्मक रूप से इसको काबू में किया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। परिमाणात्मक या मात्रात्मक पहले देखते हैं कि इसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या खुले बाजार की क्रियाएं, ये जो कि आपके यहाँ पे 6 तरीके हैं मात्रात्मक नियंत्रण के, ये क्या होते हैं, किस तरह से केंद्रीय बैंक आरबीआई इसका उपयोग करता है साख नियंत्रण के लिए। बैंक दर। बैंक दर वो दर होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए उधार यानी ऋण देता है या उनके बिलों की पुनर्कटौती करता है। अब ये बिल क्या होते हैं? बिल में आप जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य व्यापारिक प्रपत्र, कई बिल होते हैं जो कि दिए जाते हैं सबूत के तौर पे, तो उन बिलों की पुनर्कटौती करता है और उधारी देता है, दीर्घकालिक उधारी देता है। ठीक है। अब जैसे कि इस समय बैंक रेट कितना है? 4.25% है। ठीक है। मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक इसका यूज़ करना चाहता है साख को नियंत्रण करने के लिए, तो कैसे करता है? इसको बढ़ा करके वो अगर जैसे 4.25 है अभी, तो 4.82 कर दे, यानी बढ़ा दे, इसको इतना प्रतिशत कर दे, तो होगा क्या? क्योंकि ये आरबीआई को दीर्घकालिक उधार देता है, यानी कि ये जो ऋण होंगे वो महंगे हो जाएंगे, यानी व्यापारिक बैंक जो है वो ऋण नहीं ले पाएंगे। उनके पास क्या हो जाएगा? तरल कमी हो जाएगी, तरलता की कमी हो जाएगी, मुद्रा की कमी हो जाएगी, यानी कि ऋण की कमी हो जाएगी, है ना। जब ऋण की कमी हो जाएगी यानी इनके पास खुद पैसा कम होगा, तो वो साख क्या होगा? साख भी कम हो जाएगा। जब इनके पास खुद पैसा कम होगा, बिलों की पुनर्कटौती ज़्यादा रेट पे होने लगेगी, आरबीआई इनसे पैसा रेट बढ़ा करके ज़्यादा अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो इनके पास पैसा ही कम बचेगा। जब पैसा कम बचेगा तो ये साख नहीं दे सकते, ऋण व्यापार ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे, यानी साख इनकी गिर जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार अगर है यानी मुद्रा ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है? बैंक दर को यह बढ़ा देता है ताकि मुद्रा ज़्यादा अर्थव्यवस्था में न रहे, वो बैंकों की तरफ खींच जाए। ठीक है। या फिर अगर मुद्रा संकुचित हो जाती है, मुद्रा कम हो जाती है, तो यहाँ पर आरबीआई यह सोचता है कि बैंकों को ज़्यादा ऋण देना चाहिए, मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में बाहर निकलनी चाहिए, तो वह बैंक दर को कम कर देता है। जब बैंक दर को कम करता है तो मुद्रा जो है वह अर्थव्यवस्था में वापस जाने लगती है। क्यों? क्योंकि बैंक दर अगर कम हो गया तो व्यापारिक बैंकों को ऋण सस्ते मिल जाएंगे, इनकी बिलों की पुनर्कटौती सस्ते में हो जाएगी, यानी मुद्रा इनके पास बची रहेगी और इसे वह फिर ऋण के तौर पे दे सकते हैं। समझ गए? तो अभी फिलहाल 4.25% बैंक दर है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक दर और जो कि ग्राहकों को मिलता है उसे कहते हैं बचत बैंक दर। एक आम आदमी अगर बैंक में
जा रहा है और वहाँ जमा कर रहा है अपने बचत को, तो उसको जो ब्याज मिलता है, उसको जो ब्याज मिलता है वो कम होता है, इससे 3% या मतलब ये अलग अलग बैंकों का अपना होता है कि बहुत कम होता है। और ये जमा पे जो बैंक ग्राहकों को देता है वो बचत बैंक दर कहलाता है। तो बैंक दर अलग है और बचत बैंक दर अलग है, इसको हमेशा क्लियर रखिएगा। दूसरा है रेपो दर। रेपो दर है आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण दे। ठीक है, इस दर पे व्यापारिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता है। अब बाजार की तरलता यानी कि मुद्रा, बाजार में जितनी मुद्रा है तरलता, उसमें वृद्धि करने के लिए व्यापारिक बैंक अल्प अवधि के ऋण देता है। ठीक है, और कभी कभी यह एक रात के लिए देता है, इसको कहते हैं ओवरनाइट लोन। ठीक है, तो ओवरनाइट लोन तक की अल्प अवधि यानी एक रात की जैसे अल्प अवधि के लिए ऋण देता है, और जिस दर पे देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट इस समय 4% है। 4% पर व्यापारिक बैंकों को आरबीआई जो है वह ऋण देता है बहुत छोटी अवधि के लिए। और इसकी आवश्यकता पड़ती है कि बाजार में मान लो तरलता कम हो गई है तो उसकी वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम रेपो रेट कहेंगे। रिवर्स रेपो दर की ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या था, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता था ताकि बाजार की तरलता में वृद्धि हो जाए, लेकिन यदि बाजार में आपूर्ति बढ़ जाती है यानी तरलता बढ़ जाती है, मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आरबीआई क्या करेगा, एक बड़ी दर से एक निश्चित रिवर्स रेपो दर तय करता है और ये व्यापारिक बैंक से अल्पावधि के लिए ऋण प्राप्त करता है। यानी कि आरबीआई में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा व्यापारिक बैंक को। व्यापारिक बैंक को बोलेगा कि भैया अपने जो पैसे हैं वो आप आरबीआई में इस दर से जमा कर दो। ठीक है, और यहाँ क्या है, आरबीआई बोलेगा कि हमसे तुम ले लो और ऋण दो, ऋण बाजार में उसको तरल बना के दो। और यहाँ पे व्यापारिक बैंक से बोलेगा कि नहीं, बाजार में बहुत ज़्यादा मुद्रा है, आप अपने पैसे जो हैं इस दर से हमारे यहाँ मुद्रा जमा कीजिए। ठीक, तो रिवर्स रेपो दर ठीक रेपो दर का उल्टा होता है। यहाँ आरबीआई से व्यापारिक बैंकों की तरफ, यहाँ व्यापारिक बैंक से आरबीआई की तरफ होता है। और ये होता क्यों है, बाजार की तरलता को संतुलित करने के लिए। जब आरबीआई व्यापारिक बैंक को देता है तो बाजार की तरलता में वृद्धि होती है, और जब व्यापारिक बैंक से अपने बैंक में जमा कराता है तो तरलता में कमी होती है। अगला है नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR, जो कि अभी तो 3% है। ये होता क्या है अनुपात, आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक को, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उनके कुल जमा का यानी जितना जमा उनके बैंक में है, मुद्रा मनी तरलता, उसका 3 से 15% तक नकद आरबीआई के पास रखने को बाध्य कर सकता है। ये नकद रूप में रखने को बाध्य करता है और 3 से 15% तक इसका रेट हो सकता है, जो कि फिलहाल 3% है। ठीक, तो इससे होगा क्या, जब तरलता व्यापारिक बैंक की तरलता आरबीआई को चली जाएगी तो इनके पास साख जो यानी कि ये जो ऋण दे रहे हैं दूसरे ग्राहकों को, वो क्या होगा, कम हो जाएगा जब यह बढ़ेगा। और जब यह कम हो जाएगा, ये रेट मान लो 3% है, 3 से अगर ये 4% हो जाए तो ये तरलता ज़्यादा आरबीआई की तरफ जाएगी और साख जो है इसी अनुपात में घट जाएगा। लेकिन अगर ये 3 से कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 4 से अगर 3 हो जाए यानी कम हो जाए तो साख देना है, यानी कि ऋण जो है साख, यह इसकी जो मात्रा है यह बढ़ जाएगा। ठीक, तो आरबीआई इसको 3 से 15% के बीच में घटा बढ़ा सकता है, और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था की जो तरलता है, यहाँ भी वही चीज़ है कि तरलता या मुद्रा की जो आपूर्ति है, मुद्रा की जो पूर्ति है, उसको नियंत्रित कर सकता है। किसके द्वारा, CRR के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि CRR क्या है, एक ऐसा रेट है जिसको घटा या बढ़ा करके आरबीआई उतनी ही नकद
अपने यहाँ जमा कराता है व्यापारिक बैंकों से, जिससे कि साख देने की क्षमता या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। और इस प्रकार आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करता है। अगली विधि है सांविधिक तरलता अनुपात, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अभी 18.5 है। ये CRR के अतिरिक्त एक और दर है जिसके द्वारा व्यापारिक बैंकों की कुल मांग व सावधि देवताओं का, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और जितनी भी डिमांड्स हैं वो देयताओं का वह प्रतिशत अनुपात जो उन्हें ग्राहकों को साख मुहैया यानी कि ऋण देने से पहले स्वर्ण यानी सोना या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियां यानी कि सरकारी बॉन्ड जो होते हैं उसके रूप में रखना पड़ता है। मतलब यहाँ यह है कि भैया अगर व्यापारिक बैंक के पास इतना ज़्यादा मांग और सावधि देवता है, यानी पूरी मांग मुद्रा इतनी आ गई है, अब वह चाह रहा है कि इसमें से वह क्या करे, लोन दे, ऋण दे। तो ये ऋण देने से पहले वो कह रहे हैं कि इसका कितना प्रतिशत, 18.50% जो है वह आप नहीं देंगे, इसको आप सोने के रूप में या फिर बॉन्ड के रूप में आप रखेंगे। ठीक, यानी यहाँ पर इस प्रतिशत को घटा बढ़ा के ये कहाँ से कहाँ घट बढ़ सकती है, ये 40% तक हो सकती है। अगर इसको मान लीजिए इन्होंने बढ़ा दिया और 25% कर दिया या 28% कर दिया तो ये जो एरिया है वो और बढ़ जाएगा, यानी कि आपको और रखना पड़ेगा सोने और बॉन्ड के रूप में, बॉन्ड और सोने के रूप में। तो यहाँ पे जो ऋण की मात्रा है वो इसको बढ़ा के घटाई जा सकती है, समझ रहे हैं। अब ऋण केवल इतना देंगे, यानी कि जो साख है व्यापारिक बैंकों का उसे घटाया जा सकता है SLR को बढ़ा करके। और SLR है क्या, ये बैंक के कुल मांग और सावधि देयताओं का एक प्रतिशत अनुपात है जो कि सोने या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियां यानी बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, तो और SLR CRR से अलग है। CRR तो करना ही पड़ेगा, वो नकद के रूप में रखना पड़ेगा, और ये सोने चांदी और सोने के रूप में और बॉन्ड के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक, मात्रात्मक नियंत्रण में लास्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रिया में आरबीआई है जो खुले तौर पे बाजार में आ जाता है और खरीद फरोख्त करता है। किस चीज़ की खरीद फरोख्त करता है, सरकारी प्रतिभूति, बिल, प्रतिज्ञा पत्र, इन सबको मिला के हम बॉन्ड कह सकते हैं। मान लो बिल और प्रतिज्ञा पत्र भी होते हैं जिसके द्वारा वह जनता से या बैंकों से खरीद फरोख्त करता है। अब बॉन्ड मान लो एक है, ये बिल है या सरकार प्रतिज्ञा पत्र है या बॉन्ड है, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई यहाँ पर इन बॉन्ड को जब बेचेगा, मान लो कि हम आम आदमी हैं, आम जनता है या फिर बैंक है, ये दोनों ही रखते हैं, इनको अगर ये बेचेगा तो इनसे क्या करेगा, मुद्रा लेगा। अगर यह विक्रय करता है, ये बेचता है बॉन्ड को, इसका मतलब कि मुद्रा आरबीआई अपनी तरफ बैंकों से और आम जनता से ले रहा है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर तरलता बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, तब यह बॉन्ड को बेचता है। अब यह बॉन्ड को यदि खरीदेगा, यानी कि आपके पास बॉन्ड है, आपके हाथ में बॉन्ड है, बैंक के पास बॉन्ड है, इसको अगर यह खरीदता है तो उसके बदले क्या देगा, मुद्रा देगा। ठीक है, अगर यह क्रय करेगा यानी खरीदेगा तो मुद्रा आपको देगा। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति जो है, मुद्रा की आपूर्ति वह बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब आरबीआई क्या करेगा, क्रय करेगा, यानी आपसे ले लेगा, आपको उसके बदले में मुद्रा दे देगा, और जब विक्रय करेगा तो आपूर्ति कम हो जाएगी मुद्रा की। तो इस तरह से आरबीआई खुले बाजार में अपने बॉन्ड्स, बिल और प्रतिज्ञा पत्रों को, बिल ऑफ एक्सचेंज को ये बेचता है या खरीदता है, जैसा देखता है। अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा कम करनी है तो यह क्या करता है, बेचने लगता है, और अगर बढ़ानी है तो क्रय करने लगता है। अब गुणात्मक नियंत्रण में यह 3
तरीके अपनाता है आरबीआई। सीमांत आवश्यकता, साख राशनिंग और नैतिक दबाव। सीमांत आवश्यकता क्या है? बैंक द्वारा दिए गए ऋण व ऋण के लिए प्रदान की गई जमानत का अंतर। भाई ये सीमांत कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको ऋण दिया जा रहा है, ऋण आप किया है 80 लाख का, ठीक है, और इसके जमानत के तौर पे आप 1 करोड़ का घर जमानत के तौर पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो जमानत है वो कितनी है? 20 लाख। इसका अंतर है ना 20 लाख। तो अगर इस जमानत का जो अंतर है वो कह रहा है कि 20 लाख होना चाहिए, तब आप ऋण दीजिए। अगर आरबीआई चाहेगा कि ऋण कम दिया जाए तो यह इसका अंतर जो है वह क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। यानी 1 करोड़ का आप घर दे रहे हैं तो आपको 70 लाख ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ जमानत 30 हो जाएगी। आप अगर 1 करोड़ का घर दे रहे हैं तो आपको केवल 60 लाख ही मिलेगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा ये जमानत। तो जमानत को बढ़ाता है जब, तो यानी कि लोन को क्या करेगा? कम कर देगा। यानी अर्थव्यवस्था में अगर आरबीआई चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए, मुद्रा निकल जाए अर्थव्यवस्था से, तो वह इस जमानत को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक। और अगर चाहेगा कि मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाए तो इस जमानत को यह कम कर देगा। जैसे 1 करोड़ पे 80 लाख मिल रहा था तो 1 करोड़ पे 90 मिलने लगेगा। जमानत यहाँ केवल 10 लाख में हो गई। ठीक है। तो सीमांत आवश्यकता जो है उसको यह घटा या बढ़ा देता है। ठीक, जमानत की राशि को घटा या बढ़ा देता है आरबीआई, और इसके द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को भी घटा या बढ़ा देता है। दूसरा है शाख की राशनिंग। ये है, इसके अंतर्गत राशनिंग की जाती है, यानी कि ये निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बैंक को कितना साख देना है, यानी कि साख कितना दें, ये सीधे सीधे निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है। इसकी राशनिंग की किस एरिया में कितना साख देना है। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको 20,000 करोड़ से ज़्यादा साख नहीं देना तो यह नहीं देगा। तो यहाँ साख की राशनिंग सीधे सीधे कर दी जाती है। नैतिक दबाव क्या है? बैंक के प्रतिनिधियों की मीटिंग व पत्र के द्वारा जागरूक करना और निर्देश देना। यहाँ क्या है? देखो भाई, व्यापारिक बैंक डिपेंड है, किस पर है? डिपेंड है आरबीआई पे। ऋण के लिए अंतिम ऋणदाता आरबीआई है। ये इनका आरबीआई की सलाह को मानना पड़ता है। इसी कारण आरबीआई जो आदेश देगा उसे मानना पड़ेगा। तो आरबीआई पूरी तरह से नैतिक दबाव व्यापारिक बैंक पे बनाता है, मीटिंग कराता है प्रतिनिधियों की, उनको ये प्रशिक्षित करता है कि किस तरह से हमें अर्थव्यवस्था को देखते हुए करना है। तो एक तरह से नैतिक दबाव आरबीआई जो है डाल करके व्यापारिक बैंकों के लोन को, साख को नियंत्रित कर देता है। और साख को नियंत्रित करने का मतलब है कि यह अर्थव्यवस्था की तरलता को नियंत्रित कर देता है। इसके साथ ही चैप्टर 3 आज आपका डन होता है। और केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। उन सब के, इसके पिछले चैप्टर 3 के जितने भी पार्ट हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मिस कर दिया है देखना तो ज़रूर देख लें। और लास्ट पार्ट ये है आपके सामने, जो कि आज ख़त्म होता है चैप्टर 3। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है भाई। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, छोटे से छोटे डाउट्स होंगे, वो इस चैनल पे क्लियर होंगे। बिल्कुल ही आपके डाउट्स जो हैं इस चैनल पे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सारे विषय में जो वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं फिर से कहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।